नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है अपनी संख्याओं के साथ खेलना। और आज हम शुरू इसके साथ ही आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम जानेंगे गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद गुणज यानी मल्टीपल्स के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड या फैक्टर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड या फैक्टर्स होते क्या हैं। तो गुणनखंड या फैक्टर्स को जानने के लिए हम एक सरल उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे रमेश के पास एक सेकंड, ये से मैं मिटा दूं। पहला टॉपिक है हमारा गुणनखंड। जैसे उदाहरण के लिए रमेश के पास 6 कंचे हैं। कंचे आप सभी बच्चों ने खेले होंगे, कंचे जिन्हें अंटी भी कहते हैं किसी किसी जगहों पर। तो रमेश के पास 6 कंचे हैं और रमेश इन कंचों को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि सभी पंक्तियों में कंचों की संख्या समान हो। तो रमेश इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा कर सकता है। जैसे पहली विधि, प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा, यानी पहली पंक्ति में एक कंचा, उसके बाद एक और, हर एक पंक्ति में एक कंचा उसने व्यवस्थित किया। तो इस विधि में पंक्तियों की संख्या होगी 6 और कंचों की संख्या देखो, हर पंक्ति में एक कंचा है यानी 6 पंक्ति, और हर पंक्ति में एक कंचा यानी 1 बराबर 6। तो पहली विधि में कंचों की संख्या 6 और प्रत्येक पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या है 6। अब दूसरी विधि है, उसमें उसने क्या किया, प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे, उसने हर पंक्ति में 2 कंचे रखे, 1 2 1 और 2। तो पंक्तियों की संख्या पंक्ति, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। उसके बाद कंचों की संख्या, टोटल पंक्ति 3 है और हर पंक्ति में 2 कंचे यानी 3 × 2 बराबर 6। तो इस व्यवस्था में भी कंचों की संख्या 6 रही। अब तीसरी व्यवस्था में उसने हर पंक्ति में 3 कंचे रखे। तो हम लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे। जैसे पहली पंक्ति में 3 कंचे और दूसरी पंक्ति में भी 3 कंचे। तो इस व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या 2 पंक्ति है और कंचों की संख्या टोटल पंक्ति है 2, हर पंक्ति में 3 कंचे, 2 × 3 यानी 6। ये तीसरा तरीका था कंचों को व्यवस्थित करने का। उसके बाद इसने चौथा तरीका देखा। तो चौथे तरीके में उसने प्रत्येक पंक्ति में, अब देखो, प्रत्येक पंक्ति में अगर आप 5 कंचों को रखेंगे तो हमारा जो हर पंक्ति में समान रूप से कंचे नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार से अगर 4 पंक्तियों को हमने, जैसे 1 2 3 4,
और दूसरी पंक्ति में 2 ही कंचे आएंगे, तो 4 और 5 व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, हर पंक्ति में 4 या 5। तो उसके बाद प्रत्येक पंक्ति में अगर 6 कंचे रखें तो यानी उसने एक पंक्ति में 6 कंचे रख दिए, तो इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही पंक्ति है तो 1, और कंचों की संख्या एक पंक्ति है और एक पंक्ति में 6 कंचे, यानी 6 कंचे। अब उपरोक्त विधियों में आप देख सकते हैं कि 6 को हम निम्न प्रकार 6 को 2 संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1 गुणा 6 बराबर 6, उसके बाद 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 गुणा 2 बराबर 6 और 6 गुणा 1 बराबर 6। तो संख्या 6 को हम इन 2 संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। और ये संख्या और 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 को पूरी तरह विभाजित करती है। विभाजित करने का मतलब अर्थात इन सभी संख्याओं का 6 में पूरी तरह से भाग जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के गुणनखंड हैं। तो जो हमें विभाजक प्राप्त हुए 1, 2, 3 और 6, ये संख्या 6 के गुणनखंड भी कहलाते हैं। अर्थात गुणनखंड की अगर हम एक छोटी सी परिभाषा दें तो क्या होगा? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक यानी डिवीजर होता है। दोबारा से दोहराऊं, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का एक पूरा विभाजक यानी डिवीजर होता है। आइए कुछ और उदाहरण देकर हम गुणनखंड को और अच्छे से समझते हैं। जैसे संख्या 8 के गुणनखंड। अब देखो 8 को हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 गुणा 8 बराबर 8, 2 गुणा 4 बराबर 8, 4 गुणा 2 बराबर 8 और 8 गुणा 1 बराबर 8। तो संख्या 8 को हम 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 और 8 गुणा 1 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अर्थात 1, 2, 4 और 8 संख्या 8 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स है। 8 के गुणनखंड है। तो हमने जाना गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड को हमने उदाहरण की सहायता से जाना। इसके बाद आते हैं हम गुणज यानी मल्टीपल्स के बारे में। तो दूसरा टॉपिक है हमारा गुणज यानी मल्टीपल्स। दूसरा टॉपिक गुणज यानी मल्टीपल्स। अब ये गुणज क्या होता है? तो हम एक उदाहरण हमने जाना था 6 गुणा 1 बराबर 6। इस उदाहरण में 1 और 6 ये गुणनखंड थे और यहां पे जो 6 है ये गुणज यानी मल्टीपल्स था। तो गुणनखंड दो संख्याओं का गुणनखंड एक गुणज होता है। और हम एक उदाहरण
दे के और समझते हैं कि गुणज को हम कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए 4 के गुणज। अब 4 के गुणज क्या होंगे, तो हम 4 का गुणा 4, 8, 12, 16, 18। तो इस प्रकार से 4 के गुणा 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 18 और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो ये हुआ गुणज यानी मल्टीपल्स। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम अपना तीसरा और आखिरी टॉपिक, जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो एक छोटी सी परिभाषा है, याद रखिए आप। पूर्ण संख्या किसी संख्याओं के गुणनखंडों का योग, किसी संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना होता है। किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना होता है, तो वह संख्या एक पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होती है। इसे उदाहरण देके समझते हैं। उदाहरण देके समझते हैं। क्या 6 एक पूर्ण संख्या है? क्या 6 एक पूर्ण संख्या है? तो हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे। 6 के गुणनखंड आएंगे, 6 के गुणनखंड आएंगे 1, 3 और 6। और पूर्ण संख्याओं की परिभाषा में हमने जाना संख्या के गुणनखंड का योग, यानी 1 + 3 + 6 और यहां पे 2 भी आएगा, +2 कितना आया? 1, 3, 4, 4 और 6 10 यानी 12। संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या यानी 6 के दुगना होता है। तो देखो यहां पे गुणनखंडों का योग क्या आया? 12। संख्या क्या थी? 6, जो कि संख्या 6 का दुगना है। तो हमने जाना कि पूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं और परफेक्ट नंबर्स को हम किस प्रकार से निकालते हैं। आइए एक और उदाहरण में पूर्ण संख्या है या नहीं ये जानें। उदाहरण लिया हमने, क्या 8 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्या 8 एक पूर्ण संख्या है? तो सबसे पहले 8 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4 और 8। इन गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 4 + 8 कितना आया? 2, 3, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 8 ये हुआ, ये हुआ 17। 17 सॉरी 1, 3, 3 और 4 7, 7 7 14 15। अब देखो यहां पे 8 के गुणनखंडों का योग आया 15 और हमारे पास संख्या थी 8। 8 का डबल क्या होता है? 8 का दुगना 16, जबकि हमें मिला 15, अर्थात 8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः 8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। मान लीजिए कि कोई संख्या के गुणनखंडों का योग